मौजूद हैं जिस कोर्स के लिए, बेसिकली उसके पीछे जो ऑर्गेनाइजेशन है, या आप कह लें कि भाई वो बॉडी जो उस कोर्स को प्रोवाइड करती है, उसकी असेसमेंट करती है, वो बेसिकली है निपोश। एक मिसकंसेप्ट है लोगों के दरमियान, अक्सर लोग जो है वो मिस अंडरस्टैंडिंग का शिकार होते हैं, निपोश को कोर्स समझते हैं। ठीक है, निपोश इट सेल्फ कोई कोर्स नहीं है। ठीक है, निपोश एक एग्जामिनेशन बोर्ड है। ठीक है, एक इदारा है जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है। ठीक है, जिसके मोर देन 35 कोर्सेज हैं, जो कि 130 मुल्कों के अंदर जो है वो पढ़ाए भी जाते हैं और उनकी असेसमेंट होती है। जिस तरह हमने अपनी जो एजुकेशन है, अर्ली एजुकेशन आप देख लें, मैट्रिक देख लें, एफएससी, तो हम स्कूल कॉलेजेस में तो जाते हैं, लेकिन हमारे जो असेसमेंट होती है वो एक बोर्ड के जरिए होती है। ठीक है, जिस तरह के मैं अभी एबटाबाद में मौजूद हूँ, तो एबटाबाद बोर्ड, लाहौर बोर्ड, पिंडी बोर्ड, फेडरल बोर्ड, इस तरह के बोर्ड्स हैं जो इन असेसमेंट को करते हैं कंडक्ट। ठीक है, अब इन असेसमेंट को कंडक्ट, जो हमारे कोर्स के अंदर हमारे पास जो असेसमेंट प्रोवाइडर है बेसिकली, वो निपोश इटसेल्फ है। निपोश किसी कोर्स का नाम नहीं है, ये चीज आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है। बाज लोग अक्सर किसी से पूछ लेते हैं कि भाई आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, तो कहते हैं जी हम निपोश कोर्स कर रहे हैं। तो निपोश इटसेल्फ इज नॉट द कोर्स। निपोश हैज लॉट ऑफ कोर्सेज। आई हैव मेंशन दैट मोर देन 35 courses of NIBOSH is present, and which has examination, and which is conducted over 130 countries worldwide. तो हम जिस कोर्स को पढ़ेंगे, या जो हमारे पास कोर्स है और जो बहुत पॉपुलर है पूरी दुनिया के अंदर, उस कोर्स का नाम है बेसिकली आईजीसी, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। जिस कोर्स के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं, उस कोर्स का नाम है आईजीसी, इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। अब इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट की थोड़ी सी हिस्ट्री है, जिसको मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगा, ताकि आपको आइडिया हो कि ये कोर्स कैसे जनरेट हुआ और हमारे तक ये कोर्स किस तरीके से जो है वो पहुंचा है। ठीक है, अगर तो कोर्स की बात की जाए, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस कोर्स के अंदर, कि ये रिवाइज सिलेबस के साथ हमारे पास जो है वो आजकल पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। इसकी स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूं, तो एक सेकेंड, Recording stopped. मेरी आवाज आ रही है? कुछ मैसेजेस आ रहे हैं मुझे आवाज के हवाले से। सर आवाज आपकी तो आ आवाज रही है, तो थोड़ी सी क्लियर है। कट हो गई थी यस बस। सर, आ आपकी रही है। आवाज आ रही है सर। कोई इशू तो नहीं है आवाज में? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। ठीक है, मैं चले इंटरनेट को थोड़ा जी। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, अब आ रही है, यस पहले यस नहीं आ रही। सर। काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ठीक है जी, मेरी आवाज क्लियर हो तो बताइएगा, ना हो तो जी सर, मैसेज अब आ कर रही दें। है। मैं ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। फिलहाल तो क्लियर थैंक है। यू, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका। Recording in ओके, progress. तो हम बात कर रहे हैं अपने कोर्स के हवाले से। तो कोर्स है इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट। ठीक है जी, जिसको हम तकरीबन 30 जो है हमारे क्लास ड्यूरेशन के डेज के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो इट विल लास्ट फॉर 30 डेज। ठीक है, तो हमारा कोर्स आज 7 तारीख है, तो तकरीबन 4-5 जुलाई तक हमारा ये कोर्स जो है वो चलेगा। ठीक है, तो इट इट विल टेक अराउंड 66 आवर्स, जिसमें हम इस पूरे कोर्स को जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कोर्स के नाम के हवाले से मैं बात कर रहा था कि इसकी हिस्ट्री क्या है। द निपोश आईजीसी कोर्स वाज इंट्रोड्यूस इन 2006। 2006 में ये इंट्रोड्यूस हुआ पूरी दुनिया के अंदर।
उससे पहले हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क के नाम से जो है वो कोर्स, जिसका एक पेपर हुआ करता था, पुरानी बात है। तो उस कोर्स को थोड़ा रिवाइज करके उसके सिलेबस को थोड़ा सा अप्रोप्रिएट बनाकर पूरी दुनिया के लिए एक इंटरनेशनल जो है वो सर्टिफिकेट इंट्रोड्यूस करवाया गया निबोश की तरफ से। अब जो यूके नेशनल है, सेम कोर्स पढ़ते हैं, उसे नेशनल जनरल सर्टिफिकेट कहते हैं। तो हम चूंकि आउट ऑफ यूके हैं, तो हमारे लिए ये कोर्स इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट है। इसमें सिर्फ रूल्स रेगुलेशन, जो हेल्थ एंड सेफ्टी के लॉज एंड रेगुलेशन के हवाले से टॉपिक्स हैं, वो चेंज होते हैं। यूके वाले अ, अपने जो है वो यूके के लॉज वगैरह पढ़ते हैं। और Recording stopped. इसकी आवाज आ रही है, पता नहीं। पूरे गाने ही सुना दिए इन्होंने हमें। Recording in progress. जी, तो इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट के हवाले से कि जो हम लॉज पढ़ते हैं इस कोर्स के अंदर, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हैं, इंटरनेशनल लेवल के हैं, जिसमें आईएलओ इम्पोर्टेंटली उसको हम डिस्कस करते हैं। और जो यूके वाले होते हैं, वो हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क रेगुलेशन जो यूके की है, उनको डिस्कस करते हैं। ये इस कोर्स के दरमियान मेन डिफरेंस है। बाकी जितने भी इस कोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो बिल्कुल सेम एनजीसी उसे कहा जाता है, नेशनल जनरल सर्टिफिकेट, उसी की तरह की है। तो हमारे इस कोर्स के अंदर 2019 सितंबर से पहले पहले 3 पेपर हुआ करते थे, IG1, IG2 और IG3 के नाम से। तो सितंबर 2019 के अंदर ये कोर्स रिवाइज्ड हुआ और 2 मॉड्यूल इसके जो है वो बना दिए गए, जिसे IG1 और IG2 का नाम दिया जाता है। IG1 इज बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, जिसके अंदर हम इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि हाउ टू मैनेज द वर्क प्लेस, हाउ टू मैनेज द डिफरेंट एक्टिविटीज, हाउ टू मैनेज द एक्सीडेंट। तो इस तरह की तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है, हम इस मैनेजमेंट के पहले सेक्शन के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है IG1। और IG1 बुक को हम मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के नाम से जो है वो जानते हैं, जिसका हमने एग्जाम देना होता है ओपन बुक। अब ओपन बुक क्या है, वो लेटर ऑन मैं डिस्कस करता हूँ उसको। दूसरा जो मॉड्यूल होता है, वो है रिस्क असेसमेंट, IG2 जिसे कहा जाता है। IG2 रिस्क असेसमेंट बेसिकली एक प्रैक्टिकल, आप कह लें कि भाई रिपोर्ट है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑक्यूपेशन के अंदर, कि आपको रिस्क असेसमेंट, रिस्क एनालिसिस करनी आनी चाहिए किसी भी वर्क प्लेस के अंदर। डिफरेंट हैजर्ड्स के हवाले से, डिफरेंट खतरात जो मौजूद होते हैं, उनकी असेसमेंट कैसे की जाए। तो उसके लिए एक प्रॉपर मॉड्यूल है जिसकी हमने रिपोर्ट बनानी होती है, जो कि हमारे इस कोर्स का हिस्सा है। तो 2 मॉड्यूल है, one is called IG1 and the other one is IG2. The IG1 is theoretical management course and the IG2 has some theory, and we have to make the report of on these basis. On different workplace we have to choose one workplace and uh, make the report accordingly. तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको क्लास के अंदर जो है वो बताई भी जाएंगी। अब ये दोनों मॉड्यूल्स जब पास हो जाते हैं, then you will have the certificate of IGC। अगर कोई भी मॉड्यूल कंप्लीट नहीं होगा, फुलफिल नहीं होगा, तो आपको सर्टिफिकेशन प्रोसेस की तरफ नहीं जा पाएंगे। जी, मैडम का सवाल है। यस, प्लीज अनम्यूट यस योरसेल्फ। या सर, मेरा यस क्वेश्चन ये प्लीज। था, जो आप IG1 का बता रहे थे, जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट है, ये आप उसकी बात करें जो कि हमारा लाइक फाइनल एग्जाम होगा? जी जी जी। ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज द रिपोर्ट राइटिंग। यस यस। ओके ओके ओके। ओके, थैंक यू। ओके जी।
अब आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो गाइडलाइन नजर आ रही है। बेसिकली ये आप निबोश की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, गाइडलाइन फॉर लर्नर्स, कि भाई हम इस कोर्स के अंदर क्या पढ़ेंगे, इस कोर्स का आपको फायदा क्या होगा। अभी IG1 क्या है, IG2 क्या है, मैं लेटर ऑन इसको फुली एक्सप्लेन करता हूँ। पेपर कैसे आता है वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। अब इस कोर्स का आपको क्या फायदा होगा, इस कोर्स को कैसे डिजाइन किया गया है, इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस कोर्स का जो मेन जो बेस है बेसिकली वो है OHS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, कि किसी भी ऑक्यूपेशन के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट कैसे किया जाए, उसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो उसके लिए एक कोर्स जो है वो डिजाइन है। ठीक है। तो जो पूरी दुनिया के अंदर बहुत पॉपुलर है और एक वर्क प्लेस की रिक्वायरमेंट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों के कैरियर के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोर्स। और इसी के हवाले से कुछ चीजें इस सिलेबस के अंदर जो है वो बताई गई है। इस कोर्स के अंदर IG1 IG2 क्या है, तो एक जो है वो मैनेजमेंट लेवल का कोर्स है जिसका हमने एग्जाम देना है बेसिकली, जिसे हम ओपन बुक एग्जाम कहेंगे। वो कैसे होता है, उसकी ड्यूरेशन क्या है, वो थोड़ा सा मैं जो है वो डिस्क्राइब करता हूँ। फिर IG2 क्या है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीजें अभी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस पूरे कोर्स के अंदर जो हमारे पास मौजूद है वो है कि भाई हमारी अंडरस्टैंडिंग एक हेल्थ एंड सेफ्टी की एक छोटा सा कोई एस्पेक्ट हो, छोटा सा कोई इशू हो, उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे किया जाता है। बेसिकली एक पेपर वर्क पॉलिसी से लेकर उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तक किन किन चीजों की जरूरत होती है, किन किन चीजों की अरेंजमेंट हमें जो है वो दरकार होती है, ये सारी की सारी चीजें बेसिकली मैनेजमेंट का हिस्सा है, ताकि वो जो इशू वर्क प्लेस के अंदर क्रिएट होता है उसको हम सेफ तरीके से मैनेज कर सकें। ये मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी का जो है एक आउटकम है, जिसे हम पूरे के पूरे कोर्स के अंदर पढ़ेंगे। अब हमारा IG1 और IG2 जो मॉड्यूल है, जिसे हम IGC कह रहे हैं, ये टोटल 11 चैप्टर्स के ऊपर मुश्तमिल है। ठीक है। फर्स्ट फोर जो चैप्टर्स हैं वो IG1 कहलाते हैं, जिसे हम मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी कहते हैं। तो टोटल 4 जो चैप्टर्स हैं इनको हम IG1 के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमारा ओपन बुक एग्जाम होगा। ठीक है। अब ओपन बुक एग्जाम क्या है? ओपन बुक एग्जाम, you are free to open the book, you are free to use the resources such as internet or other any publication which has some knowledge, जो आपको पेपर के अंदर हेल्प आउट कर सकता है। आप उन तमाम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं। अब यूज करने में दो मतलब आ जाते हैं, एक पाकिस्तानी मतलब आता है और एक प्रॉपर यूज का एक मतलब है इस्तेमाल करना। तो उनको दोनों को हम मैं फर्क समझा देता हूँ। हम चूंकि पाकिस्तानी हैं तो हमें चीज़ों को अंडरस्टैंड करना हमारे लिए कुछ ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हम चीज़ों को जब मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ जल्दी ले जाते हैं, बजाय समझने के उसे हम क्या करते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। अब यूज का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो कुछ आप देख रहे हैं उठा कर चिपकाते जाएं अपने पेपर के अंदर। यूज का मतलब है लुक फॉर इट, रिसर्च करें, आप अंडरस्टैंड करें कि यार ये चीज हमारे लिए सूटेबल है। अगर सूटेबल है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स, अपने अल्फाज में उस आइडिया को अपने वर्ड्स का जो है आप उसके अंदर उसको लिख सकते हैं। ये बेसिकली ओपन बुक की रिक्वायरमेंट होती है कि यू आर नॉट अलाउड टू कट पेस्ट एंड यू आर नॉट अलाउड टू शेयर योर डिटेल विद एनी अदर लर्नर्स। तो ये चीजें आपके लिए अलाउ नहीं होती। ओपन बुक एग्जाम का एक छोटा सा रूल है जो आप लोगों को के लिए समझना जरूरी है। माल प्रैक्टिस पॉलिसी हम डिस्कस करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि भाई निबोश अगर आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो निबोश फिर क्या कुछ कर सकता है, वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर। अब ओपन बुक एग्जाम, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है लिखा हुआ 4 घंटे, 4 घंटे का पेपर नहीं होता। ठीक है। पेपर होता है 24 घंटे का। अब ये 4 घंटे यहाँ पर क्यों लिखे हैं? निपोज कहता है कि भाई जो असेसमेंट की डिजाइन है
वो ऐसी है कि बंदा 4 घंटे में उसको कर सकता है। इफ ही इज केपेबल, उसने इनफ प्रैक्टिसेस किए हैं, ही इज एबल टू परफॉर्म हिज असेसमेंट विद इन 4 आवर्स। लेकिन जो पेपर की लेंथ होती है बेसिकली वो होती है 24 आवर्स की। 24 घंटे तक आपका पेपर चलता है, जो IG1 की मैं बात कर रहा हूँ, ओपन बुक एग्जाम के। फॉर एग्जाम्पल, दिन को 3 बजे स्टार्ट होता है और अगले दिन 3 बजे तक जो है वो हमारा पेपर जो है वो चलता है, ओपन बुक एग्जाम। ठीक है। अब इसके लिए एक पोर्टल होता है निबोश का, जो आपको ईमेल के जरिए मिलता है। जो लोग रजिस्टर्ड हो जाते हैं एग्जाम के लिए, तो उनको उसके पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड मिलता है, और उसी पोर्टल के ऊपर निबोश का एग्जाम आता है। और विद इन 24 आवर्स आपने उस असेसमेंट को कंप्लीट करना होता है, जो कि 4 चैप्टर के ऊपर बेस होते हैं, जो हम IG1 की बात कर रहे हैं। तो जो 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे, उन्हीं की बेस पर हमारा जो है वो एग्जाम होगा। और ये एग्जाम बेसिकली हमारे रिजल्ट के ऊपर ज्यादा इसका आउटकम होता है। ठीक है। क्योंकि मार्क्स अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ और सिर्फ IG1 के होते हैं, IG2 के कोई मार्क्स नहीं होते। IG2 बेसिकली एक रिपोर्ट है, एक क्राइटेरिया है जिसको फुलफिल करना है। अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो आपकी वो असेसमेंट जो है वो क्लियर होती है। अगर आप उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते तो आपकी असेसमेंट जो है वो उसमें इशू आ सकता है, वो रेफर हो सकती है। अब वो क्राइटेरिया क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दोनों यूनिट्स की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल आपके रिजल्ट के ऊपर जिसका इम्पैक्ट है वो IG1 है। IG1 जो है वो आपके रिजल्ट के ऊपर इम्पैक्ट डालता है। अब IG1 इंग्लिश में होगा, इंग्लिश राइटिंग जो है उसके लिए जरूरी होती है, जिसकी हम इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करेंगे। अब ये पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 7 जबानों में IG1 का पेपर होता है। इंग्लिश के अलावा 6 और जुबानें हैं, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा कि अरेबिक में भी पेपर होता है, फ्रेंच में, पुर्तगीज में, रशियन, स्पेनिश और टर्किश। ये वो जबानें हैं अदर देन इंग्लिश जिसमें निबोश की असेसमेंट होती है। और तकरीबन 130 कंट्रीज के अंदर ये असेसमेंट एट अ टाइम जो है वो चल रही होती है। ठीक हो गया। तो बेसिकली जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो, या जिनकी तमाम क्वालिफिकेशन या इंटरनेशनल लैंग्वेज जिन कंट्रीज की इंग्लिश है, तो वो प्रेफरेबल होते हैं कि वो इंग्लिश के अंदर ही असेसमेंट दे सकते हैं। ठीक है। और कुछ लर्नर पार्टनर्स के पास अवेलेबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर असेसमेंट बुकिंग करवाते हैं। तो हमारी चूंकि फर्स्ट लैंग्वेजेस के अंदर या इंटरनेशनल लैंग्वेजेस या एजुकेशनल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमारे लिए इंग्लिश ही जरूरी है, तो हमने इंग्लिश में ही एग्जाम देना होगा। अभी जो IG1 है, जिसकी हमने ओपन बुक एग्जाम देना है, ये बेसिकली एक सिनेरियो बेस्ड पेपर होता है। सिनेरियो को अगर मैं आसान अल्फाज में बताना चाहूँ तो वो है एक कहानी, एंड यू आर पार्ट ऑफ दैट कहानी। कि आपको एक कहानी सुनाई जाती है, एक मंजरनामा बताया जाता है, जिस तरह एक स्टोरी टेलिंग होती है बेसिकली। तो एक स्टोरी टेलिंग होती है जिसमें आपका भी कोई ना कोई किरदार होता है। यू हैव सम रोल इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो। यू कैन बी सेफ्टी ऑफिसर, यू कैन बी एडवाइजर, और एनी प्रोजेक्ट इंजीनियर। वो डिपेंड करता है सिनेरियो के अंदर कि किस टॉपिक के ऊपर सिनेरियो है, और आपका उसमें रोल डिफाइन होता है। अब उस सिनेरियो में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होती है कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज की है। डिफरेंट लोगों के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें नजर आते हैं। ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग प्रोग्रेस उसमें नजर आती है। कोई मशीन के कोई अंदर फॉल्ट आ जाए या कोई भी इंसिडेंट इस तरह का जिक्र होता है मैनेजमेंट के हवाले से, या तो अच्छी या बुरी बातें उसके अंदर डिस्कस की जाती हैं, जिसे हम कल्चर बेसिकली कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर बताया जाता है। अब उस कल्चर को हम समझते हैं कि भाई ये एक हमारे लिए एक सेटअप बनाया गया है। कि एक फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, आपको समझाना चाहूं कि हम किसी बाटा की शॉप में हैं जो कि जूते सेल करती है। ठीक है। अब वहां पर आप एज अ कोऑर्डिनेटर जो है वो जॉब कर रहे हैं, और आपकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी के तमाम इम्प्लीमेंटेशन भी है। यहाँ पर 10 लोग काम करते हैं। ये जो बाटा की कंपनी है, ये इसके डिफरेंट 3 फ्लोर्स हैं। टॉप फ्लोर पे जो है उन्होंने स्टोर रूम बनाया हुआ है। फ्रंट जो बेसमेंट है, यहाँ पर जो है वो लेडीज के लिए जूते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो जेंट्स के लिए जूते यहाँ पर मौजूद हैं। डिफरेंट वर्कर्स हैं जो काम करते हैं। मैनेजमेंट
का एक बंदा है जो कभी कभार आता है और इस तरह करते करते किसी एक्सीडेंट का जिक्र कर दे कि भाई बंदा सीढ़ियों से स्लिप हो गया, वहां पर कोई जो है वो ब्लॉकेजेस पड़े थे जिसके वो ट्रिप हुआ और गिर गया। और इस तरह की एक इन्फॉर्मेशन जो कि 1.5 पेज की होती है, जिसमें इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। अब जो चीजें हमने 4 चैप्टर्स में पढ़ी हैं, उन्हीं 4 चैप्टर की बेसिस के ऊपर उस सिनेरियो को कंक्लूड करके अब आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाई अब डिफरेंट इंफॉर्मेशन के भी मैनेजमेंट कहाँ पर फेल हो गई, कल्चर बता दें ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। इस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं जो कि मोस्टली डिपेंड होते हैं सिनेरियो के, क्योंकि हमने ज्यादा सिनेरियो को पढ़ा है तो आंसर भी उसी के हवाले से दिया जाता है। अब इस तरह की एक कहानी और इस तरह का 100 नंबर का पेपर होता है। अब मैंने मार्क्स को ज्यादा प्रेफरेंस से दे रहा हूं बार बार, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर नॉट डिफाइंड। यू कैन नॉट असेस कि भाई आपको 5 क्वेश्चन आएंगे, 6 आएंगे, 7 आएंगे, 8 आएंगे, क्योंकि फ्लो ऑफ क्वेश्चन इज नॉट अप्रोप्रिएट और ना उसकी हम जजमेंट कर सकते हैं। बेसिकली कभी कभार 5 क्वेश्चन आ जाते हैं 20-20 नंबर के, कभी 11-12 क्वेश्चन हो जाते हैं, डिफरेंट उनके नंबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मार्क्स हैं वो होते हैं 100। ठीक है जी। तो कहानी कहानी के साथ क्वेश्चन जो कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, उसकी आपने असेसमेंट करनी है, उसको आपने आंसर करना है। अब उस पूरे के पूरे क्राइटेरिया के अंदर अब आपने 100 में से 45 मार्क्स जो है वो लेने होते हैं। ठीक है, फॉर पासिंग, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी असेसमेंट पास हो IG1, तो मिनिमम जो उसका स्टैंडर्ड है कि 45% मार्क्स लेने वाला बंदा या 45 मार्क्स लेने वाला बंदा पास तस्वर होता है। इससे जो कम मार्क्स होते हैं वो आपके लिए जो है वो फेलियर का बायस बन सकते हैं। अब इनके कुछ क्राइटेरियाज भी हैं मार्क्स के हवाले से भी। जिस तरह हम एक कन्वेंशनल जो एजुकेशनल सिस्टम से पढ़कर आए हैं, जिसमें ग्रेडिंग सिस्टम है कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, इसी तरह की अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो C ग्रेड वुड बी पास, एंड दैट गोज फ्रॉम 45 मार्क्स टू 64 मार्क्स। इफ यू अचीव 46 मार्क्स, you are pass. If you achieve 64 marks, your result will be considered as pass। ठीक है, जिसे हम C ग्रेड कह सकते हैं। अबव 64, 65 से लेकर 74 तक अगर हम मार्क्स लेते हैं तो यू विल अचीव क्रेडिट, और क्रेडिट को आप बी ग्रेड कह सकते हैं। ठीक है, एंड ओवर 75 टिल 100 इट कॉल्ड डिस्टिंक्शन, कि आप डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए, यू कैन से कि भाई ए ग्रेड में पास हो गए। ठीक है, द मार्क्स हैज नथिंग टू डू विद योर क्वालिफिकेशन, इट इज basically your assessment, your capabilities, that how much marks you can gain in particular exam। अगर मैं कहूँ कि भाई मार्क्स आपकी काबिलियत को जस्टिफाई करे तो ऐसा कहना गलत होगा। मार्क्स इज जस्ट नंबर्स, क्योंकि 45 नंबर लें या 75 नंबर लें, अ, बंदा पास हो जाता है, लेकिन मोटिवेशन की कमी होती है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, बंदा कहता है यार मर मर के पास हुआ हूँ। जिस तरह अक्सर होता है ना कि भाई 100 में से 33 नंबर वाला अगर पास हो, कहता है यार बस एंड में ही पास हुआ हूँ, तो वो बंदे को खुद सेटिस्फेक्शन जो है वो नहीं होती। तो मार्क्स बेसिकली कैसे गेन करने होते हैं, ये सारी की सारी चीजें जो है हम डिस्कस भी करेंगे अपनी असेसमेंट्स के अंदर, कि कैसे हम जो है वो मार्क्स अचीव कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें हमारे इस कोर्स का हिस्सा रहेंगी। अब हमने जितनी बातें की ये IG1 से रिलेटेड है। दोबारा से मैं इसको कंक्लूड करूंगा, एक दफा दोबारा इसको अंडरस्टैंड कर लें। हमारे कोर्स का नाम है IGC। IGC के 2 मॉड्यूल हैं, IG1 एंड IG2। IG1 इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। हमारी मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर 4 एलिमेंट्स या 4 चैप्टर्स होंगे, जिसमें हम तमाम के तमाम मैनेजमेंट सिस्टम्स और उसकी अरेंजमेंट्स को डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक हो गया। और उसी की बेस पर हमारा ओपन बुक एग्जाम होगा, जो कि आप अपने घर के अंदर बैठकर दे सकते हैं। 24 आवर्स तक वो एग्जाम चलता है, जो कि सिनेरियो बेस्ड होता है, कहानी होती है, और कहानी के ऊपर 100 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पेपर जो है वो पूछा जाता है, जिसमें मिनिमम क्राइटेरिया निबोश का है कि अगर क्वालिफिकेशन पास करना चाहते हैं IG1, तो कम से कम 45 नंबर जो है वो लेना जरूरी होता है।
ठीक है। अब 45 से टिल आपके पास 100 तक जो है वो नंबर्स हैं, आप उसमें से नंबर्स ले सकते हैं। वो बेस करेगा आपकी पार्टिसिपेशन के ऊपर, आपकी असेसमेंट राइटिंग के ऊपर। ठीक है, जितना आप क्लास में पार्टिसिपेट करेंगे, जितना आप जो है वो असेसमेंट को प्रिपेयर करेंगे, तो वो आपके मार्क्स को अचीव करने में आपकी आसानी करेगी। अब हम IG2 के अंदर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा, जो हम क्लासेस के अंदर जो चीजें पढ़ेंगे, ऑलमोस्ट 13 to 14 डेज के अराउंड हमारा जो है वो IG1 की क्लास जो है वो चलेगी। ठीक है, आज 7 तारीख है, तो 8 से लेकर तकरीबन 20 तारीख तक हमारी जो क्लास होगी वो IG1 से रिलेटेड होगी। ठीक है, अब इस पूरी क्लास में हम करेंगे क्या? मेनली this whole course or this whole class will be led by you people. There will be active participation of you. There will be discussions. There will be group activities. There will be assessments. तो उन तमाम चीजों को हम समझेंगे जो कि इस कोर्स का जो है वो इम्पोर्टेंट किस्म का हिस्सा है। अब उसी असेसमेंट की बेस पर हम निबोश के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, उसको हम आंसर कैसे कर सकते हैं, इन तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। फिर जो भी आप असेसमेंट करेंगे उनको हम मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम एक क्लास रखेंगे जिसमें आपकी असेसमेंट को हम यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर मार्क कर रहे होंगे। हम आपको बताएंगे कि भाई द पर्सन, फॉर एग्जांपल मैडम सायरा ने हमें पेपर भेजा है, तो हर पेपर विल बी ऑन द स्क्रीन एंड आई विल बी मार्किंग कि भाई कौन से पॉइंट इन्होंने रेलेवेंट लिखे हैं और कौन से पॉइंट रेलेवेंट नहीं लिखे। रेलेवेंट जो लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं, उनकी वजह क्या है रेलेवेंसी की। जो रेलेवेंट नहीं है वो क्यों नहीं है, तो उनकी हम इधर असेसमेंट करेंगे। कोई भी हर 5 लोगों की हर एक असेसमेंट में उनके पेपर्स को हम सामने रखेंगे और उनके आंसर को हम चेक करेंगे यहाँ पर। अब उस आंसर के लिए फिर जो रिक्वायर्ड आंसर होता है, जो आप कह लें कि भाई बेस्ट अप्रोच होती है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। फिर आप कंपैरिजन करेंगे, तो उससे हमें क्या होगा कि हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है और जो कुछ लिख रहे हैं, हमें अपनी गलतियों का अंदाजा होगा। हम एक्टिवली अपनी तमाम मिस्टेक्स को खुद जो है वो असेस कर पाएंगे, और जो मेन हमारी जो एग्जाम की डेट होगी तो उसमें वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराएंगे। ये तमाम क्राइटेरिया हमारा चलेगा IG1 के अंदर। ठीक हो गया कि IG1 में हम ग्रुप एक्टिविटीज होंगी, डिस्कशंस होंगी, इसके अलावा एक्टिव पार्टिसिपेशन हो सकता है, प्रेजेंटेशंस हो। मैं किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको जो है प्रेजेंटेशन का कह सकता हूँ, आप प्रेजेंटेशन तैयार करके आप अपने क्लास के अंदर जो है वो चीज़ों को जो है वो बताएंगे कि भाई क्या क्या हो सकता है, कि एक कम्युनिकेशन स्किल्स को बेसिकली इनहेंस करना, नॉलेज को किस तरह से लोगों तक डिलीवर किया जाता है, ये सारे के सारे आउटकम उसके अंदर होंगे। तो ये IG1 के हवाले से। अब IG1 का पेपर जो होता है वो एग्जैक्ट एक डेट पर होता है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट कमिंग जो पेपर है फॉर 5 जुलाई को है, तो 5 जुलाई से लेकर 6 जुलाई 24 आवर्स के अंदर अंदर वो पेपर होगा। अभी क्वेश्चन आया कि क्या IG1 और IG2 दोनों सेम डेट पर होते हैं, तो उसके लिए एक चीज समझ लें कि भाई IG2 पेपर के बाद सबमिट होती है, विद इन 1 वीक आपके पेपर के बाद जो है वो सबमिट होती है। तो आपने क्वेश्चन किया तो मैंने उसका आंसर किया, वरना मैं बता भी रहा था नेक्स्ट उसमें। अब IG1 का जो एग्जाम आप देंगे, एग्जाम के बाद आपका इंटरव्यू भी होता है। ये जो मैंने अभी आपकी प्रेजेंटेशन की बात की है, इसकी दो मेन वजूहत हैं। एक तो हम चले नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो हमारा एस्पेक्ट है कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जो हम ओपन बुक एग्जाम देते हैं, जो कुछ हम लिखते हैं उसी की बेस पर हमारा इंटरव्यू होता है, जो कि रिकॉर्डेड होता है बेसिकली। ठीक है, तो वो रिकॉर्डेड इंटरव्यू लेते लर्नर पार्टनर्स ही हैं, लेकिन रिकॉर्ड होकर निबोश के पास जाता है। तो उसकी भी असेसमेंट, उसकी भी तैयारी कि भाई हम बोल कैसे पाएं, हम किस तरह से जो है वो अचीव कर पाएं। ये कोर्स आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाएगा कि भाई आप पढ़ें और पेपर पास करें। इसमें ऐसा समझ लें कि भाई ट्रेनर्स को ट्रेन कैसे किया जाता है, बिकॉज for the health and safety officers are in the field of health and safety, the training is very important thing. तो आप सिर्फ ऑफिसर बनने अगर जा रहे हैं तो ट्रेनिंग इज इम्पोर्टेंट फैक्टर इन इट, तो आपको ट्रेनिंग देना भी आना चाहिए। ठीक है, यू कैन ट्रेन योर मैनेजमेंट, यू कैन ट्रेन योर वर्कर्स। तो उसके लिए आपके पास क्या चीजें होंगी,
तो ट्रेनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन विद पीपल, तो वो बहुत जरूरी होती है, तो उसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। हम स्किल डेवलपमेंट के ऊपर वर्किंग करेंगे, हम रिसर्च के ऊपर वर्किंग करेंगे, ताकि इस क्वालिफिकेशन की जो एक निचोड़ है, उसका जूस जो है वो हम जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, और वो हमारे लिए प्रॉपर जो है वो फ्यूचर के अंदर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? मैडम का क्वेश्चन है जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा सवाल ये है कि बोलिए। आपने बोला कि जो रिपोर्ट है वो हम 7 डेज के अंदर सबमिट करवाएंगे। फर्स्ट IG1 जो है वो हमारा सिनेरियो बेस होगा। सेकंड पॉइंट इज माय बेसिकली क्वेश्चन इज दैट कि जो हमारा IG2 होगा, जो हमें रिस्क असेसमेंट बनानी होगी, वो IG1 की बेसिस पे बनेगी या हम रिस्क असेसमेंट किसी भी इंडस्ट्री का बना सकते हैं? ठीक हो गया, आई गॉट योर क्वेश्चन। अच्छा, IG2, अभी मैं उस पे आ भी रहा था, लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया, तो मैं अभी उस पे आपको क्वेश्चन को भी इंक्लूड करके उसका आंसर जो है वो दूंगा। पहले मैं इस चीज को थोड़ा क्लियर कर लूं कि हम IG1 हमें अंडरस्टैंड हो जाए कि ये है क्या। होपफुली आपको भी पता चल गया कि IG1 में हमने क्या करना है। तो हम क्लास पार्टिसिपेशन के हवाले से सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। एक और क्वेश्चन मैडम का है, मैडम सायरा हैं शायद जी। प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। सर मेरा IG1 से रिगार्डिंग क्वेश्चन है। आपने बोला ये कि ले। एक हमारा इंटरव्यू होगा, राइट? तो सर वो इंटरव्यू हमारे 4th चैप्टर से रिलेटेड होगा या जो हम क्वेश्चंस हमारे होंगे उससे रिलेटेड वो पूछेंगे क्वेश्चंस? इंटरव्यू बेसिकली जो हमारा एग्जाम है वो होगा ओपन बुक का, उसी की बेस पर होगा। जो हमने ओके। असेसमेंट निबोश को सबमिट करवाई है उसी की बेस पर होंगे। एक दो तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अराउंड इट विल टेक अराउंड 4 to 5 मिनट्स हार्डली। ठीक है, जिसमें हमने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना होता है और अपने क्वेश्चन को जस्टिफाई करना होता है, दैट्स इट। उसमें कोई लंबा चौड़ा इंटरव्यू नहीं होता। ठीक है। अच्छा, तो ये तो कहानी खत्म हो गई जी IG1। The one book is completed and that is IG1, which is called Management of Health and Safety. We have to prepare ourselves for open book exam and achieve best result or best outcome of it. And we have the interview as well, and we will prepare you people for the interview as well. So the one aspect is IG1, which is understandable to you guys. Now, coming toward the other unit, which is called risk assessment or practical assessment. क्वेश्चन ये आया है कि ये रिस्क असेसमेंट है क्या, हम किस टॉपिक के ऊपर रिस्क असेसमेंट बनाएंगे। डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, इसका पासिंग क्राइटेरिया, इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, डिफरेंट क्वेश्चंस आप लोगों के जहन में, तो उनको हम क्लियर करते हैं। अब प्रैक्टिकल असेसमेंट 3 आवर्स लिखा हुआ है, तो लोग इसको समझेंगे कोई 3 घंटे का पेपर होगा, ऐसा नहीं होता। बेसिकली निबोश का अपना एक माइंड सेट है। वो जब क्वालिफिकेशन बनाया तो उसे लगता है कि भाई हर बंदा इतने टाइम में अचीव कर सकता है। वो ये कहते हैं कि भाई IG2 रिपोर्ट है, आप किसी भी जगह पर 3 घंटे के लिए विजिट करें, जो आपको इंडस्ट्री पसंद है। वो कैन बी, इट कैन बी कंस्ट्रक्शन, इट कैन बी ऑयल एंड गैस फील्ड, इट कैन बी गैराज, इट कैन बी इंजीनियरिंग वर्कशॉप। इट्स अप टू यू कि जो भी आपको असेसिबल है। बेसिकली वैसे तो विजिट करना चाहिए, लेकिन इफ यू हैव सम नॉलेज, इफ यू हैव विजिटेड समवेयर, इफ यू हैव सम नॉलेज अबाउट सम वर्क प्लेस, यू कैन राइट असेसमेंट ऑन इट। ठीक है, IG1 की असेसमेंट नहीं होती, ये कोई भी प्रैक्टिकल, फॉर एग्जाम्पल कोई फर्नीचर की वर्कशॉप है, अब उसमें क्या खतरात हैं, उससे लोगों को क्या नुकसान हो सकता है, और उस नुकसान से हम लोगों को कैसे रोक सकते हैं, ये बेसिकली रिस्क असेसमेंट है। ठीक है, वहां पर सा ब्लेड्स चलते हैं, आरियां चलती हैं, तो इट कैन कट पीपल, दैट इज द हैजर्ड। तो हम उसको कैसे भाई कंट्रोल कर सकते हैं, तो दैट प्रोसीजर इज रिस्क असेसमेंट। अब हमारी एलिमेंट नंबर 5 से लेकर 11 तक हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो है IG2 के हवाले से, जिसमें हम थोड़ी सी गाइडलाइन जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो गाइडलाइन चैप्टर नंबर 5 से लेकर 11 तक, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी, नॉइज, वाइब्रेशन, रेडिएशन, इस तरह के तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे कि भाई ये कैसे इमिट होती हैं, लोगों को नुकसान कैसे हो सकता है, और उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। अब इसमें हमने प्रैक्टिकल असेसमेंट बनानी होती है। मैं आपको गाइडलाइन दूंगा कि निबोश का क्राइटेरिया क्या है, निबोश आपसे क्या चाहता है, कि रिस्क असेसमेंट में क्या चीज होनी चाहिए।
आपकी जो रिस्क असेसमेंट है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है जिसको हमने कंप्लीट करनी होती है। वो जब हम पढ़ेंगे तो उसके अंदर मैं बताऊंगा कि वो क्या है। तो मेन जो आउटकम है वो मैंने बता दिया कि वी हैव टू विजिट द वर्क प्लेस एंड फाइंड द which can affect the people and control them. The whole process is called risk assessment. तो हमने वो रिस्क असेसमेंट करनी है और अपनी उस प्रैक्टिकल रिपोर्ट को लिखना है। कैसे लिखना है और किस तरह से जो है वो चीजें चलेंगी वो हम आपसे प्रैक्टिस उसकी करवाएंगे। वो भी ग्रुप एक्टिविटीज के अंदर चलेंगी। उसमें यस नो डिस्कशंस, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। ठीक हो गया। और ये हमारा तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली आप कह लें कि भाई 20 डेज तक या 15 डेज तक ये भी जो है वो हमारा IG2 चलेगी। तो कुल मिलाकर 13 और 15 ये तकरीबन 28 डेज बन जाते हैं। तो 30 डेज मैंने आपको बताया। तो इसके अंदर ये सारे प्रोसेस को हम कंक्लूड करेंगे। अब जो रिस्क असेसमेंट है ये ओपन बुक एग्जाम की तरह नहीं है कि भाई यू आर बाउंडेड कि 24 घंटे बैठ के आपने पेपर देना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप विद इन द क्लास भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड एट द एंड ऑफ क्लास आपकी रिस्क असेसमेंट अगर आप साथ साथ काम करते रहते हैं, रिसर्च करके कंप्लीट करते हैं, तो आपकी असेसमेंट कंप्लीट हो सकती है। ठीक है। तो उसका कोई प्रॉपर क्राइटेरिया नहीं है कि भाई पेपर वाले दिन ही सबमिट करानी है और जो रिपोर्ट आप इधर कंप्लीट करेंगे वही आपकी फाइनल रिपोर्ट होती है, वही आपने निबोश को सबमिट करवानी होती है आफ्टर और विद इन 1 वीक आफ्टर द एग्जाम। जब IG1 की एग्जामिनेशन हो जाती है और उसके 1 वीक के अंदर अंदर, अब 1 वीक से मेरा मुराद है कि भाई तकरीबन 10 डेज बन जाते हैं वो, क्योंकि हफ्ता इतवार अगर आप निकाल लें तो वो अराउंड 10 डेज बन जाते हैं। उसके अंदर अंदर हमने अपनी असेसमेंट को क्या करना होता है जी, थ्रू लर्नर पार्टनर सबमिट करवाना होता है। अपनी बोर्ड की कुछ रिक्वायरमेंट है जिनको फुलफिल करना है। मैं एक दो रिक्वायरमेंट आपको समझा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, निबोश के पहले पार्ट में है कि आप ऑर्गेनाइजेशन का इंट्रोडक्शन लिखें जहां पर आपने विजिट किया है। तो आप बताएंगे भाई मैंने कंस्ट्रक्शन साइट का विजिट किया, वहां पर इतनी मंजिलें थी और ये मशीनें थी, इतने लोग थे और ये एक्टिविटीज हो रही थी। तो एक बैकग्राउंड होता है ताकि असेसर के लिए समझना आसान हो कि भाई आपने किस जगह का विजिट किया है। तो वो जो मैंने अभी पॉइंट बताए हैं ये रिक्वायरमेंट है कि ये चीजें मौजूद होनी चाहिए। तो ये एक चेक लिस्ट होती है। जिस तरह लड़कों के लिए एक एग्जाम्पल, अच्छी एग्जाम्पल है कि घर से ना अभी तो चले उस तरह का रिवाज अभी खत्म हो गया, लेकिन पहले होता था कि भाई घर वाले ना सब्जी, टमाटर, दाल और की पूरी लिस्ट बना कर देते थे जी कि भाई ये चीजें जो है वो चाहिए, 1 महीने का सारा राशन लेकर आना है आपने। अब लोग लाजमी बात है जब उसको लेकर चलेंगे तो दाल लानी है, तो अगर नहीं लेकर आएंगे तो घर में वापस आके फेंटी पड़नी है। तो इसी तरह निबोश का भी है कि भाई अगर आप रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो रेफर हो सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह की चेकलिस्ट है। ठीक है। और जिसमें हमने इंफॉर्मेशन देनी है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज, जो हम रिस्क असेसमेंट बनाएंगे, क्या तस्वीरें तस्वीरें, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि क्या तस्वीरें भी देनी होंगी? नो, ये सारा काम ख्याली जो हम पुलाव बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का होगा। ठीक है। इट इज बेसिकली चेकिंग द नॉलेज ऑफ द लर्नर कि एक लर्नर कितना अच्छा समझता है किसी हैजर्ड को और उसको कंट्रोल करने के कितने एस्पेक्ट हैं उसके पास, कितने अच्छे तरीके से वो चीजों को अंडरस्टैंड करता है। ये बेसिकली रिपोर्ट का मेन जो थीम है उसके पीछे ये है। मिस का क्वेश्चन है जी, अनम्यूट कीजिएगा खुद को। सर मेरा सवाल ये है, अगर हमारे पास एक्सेसिबिलिटी हो किसी भी इंडस्ट्री में जाके हम उसकी पिक्टोरियल एविडेंसेस ले सकते हैं, तो हम उसका रिपोर्ट को फिर पार्ट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? नो, पिक्चर्स आर नॉट अलाउड इन द रिपोर्ट। आपको सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें ही लिखनी होती हैं। देयर इज नो नीड टू ऐड एनी सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स इन योर रिस्क असेसमेंट। ओके, तो पिक्चर नहीं बतानी। देयर इज समथिंग कि भाई आपको निबोश खुद कहता है यू कैन ऐड फॉल्स थिंग्स, वो मैं आपको ऐड करूंगा। जिस तरह कंपनी का नाम गलत लिख सकते हैं, उसकी थोड़ी मोटी डिटेल, जिस तरह नंबर ऑफ वर्कर आपको नहीं पता तो वो आप अराउंड रियलिस्टिक लिख सकते हैं। तो कुछ चीजें रियलिस्टिक भी हो सकती हैं, वो मतलब हकीकत के करीब तरीन हो सकती हैं। तो तस्वीरें
या उसमें इस तरह की चीजें वो एडिट करना उनकी जरूरी नहीं है उनका कि भाई वो तस्वीरें इसके अंदर हों, ठीक है। हाँ, वो जो आप फील्ड पर होंगे तो फील्ड में हर चीज का रिकॉर्ड रखना होता है, तो वहां पर कभी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो निबोश की रिपोर्ट में इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। अब निबोश का क्राइटेरिया क्या है? निबोश का क्राइटेरिया ये है कि आपने, वो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था सब्जी वाली लिस्ट की, जिसे हम टू डू लिस्ट अपनी जुबान में कह लें, जो हम अपने डेली रूटीन के अंदर बनाते हैं कि भाई आज मैंने क्या क्या काम करना है। तो वो चेक लिस्ट क्या होती है कि भाई आपकी रिक्वायरमेंट आपको बताता है कि भाई यू हैव टू परफॉर्म दिस थिंग, अगर आपने वो कंप्लीट की है यू हैव टू मार्क इट, हाँ भाई ये काम हो गया है, एंड योर क्राइटेरिया विल बी फुलफिल्ड। अगर आप कोई भी क्राइटेरिया मिस करेंगे तो बचने के चांसेस मुश्किल होते हैं, क्योंकि रिस्क असेसमेंट में पास या पासे वाला हिसाब होता है। पास मीन और यू हेल्ड विद योर एग्जाम, और अगर पास नहीं हुए तो यू हैव टू रीसबमिट योर एग्जाम, ठीक है। तो वो चीजें जरूरी होती हैं, ठीक हो गया। वलीद अहमद का क्वेश्चन है। वलीद, आप क्वेश्चन कर लें, क्योंकि आपका माइक मुझे नजर नहीं आ रहा। जी आ गया है अभी आपका माइक, मैंने आपको अनम्यूट किया, यू कैन आस्क द क्वेश्चन। जी सर, मेरा एक सवाल है कि जी 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 हम 30 डेज की क्लास लेंगे IG1+2, तो जो जी रिस्क जी असेसमेंट है वो भी इसके अंदर कवर हो जाएगा, IGC2। जी जी तो जी ये जी। आप मतलब इसका मतलब जो हम रिजल्ट होगा वो आप लोग आपकी टीम चेक करेगी, IGC बोर्ड की तरफ नहीं जाएगा रिस्क असेसमेंट का। जी सर, सेकंड मैं पार्ट ऑफ पार्टनर क्वेश्चन कोई भी मुझे। चीज। अच्छा, ओके, अब पहले क्वेश्चन जी पूरा कर लें, फिर मैं आपको कंबाइनली आंसर करता हूँ। जी जी सर, मैं कंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपने कहा कि हम यहाँ एक लाइक अ स्टोरी जैसे हम पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई ये हैजार्ड हो सकते हैं, उसके लिए प्रिकॉशन से इस तरह का, तो जनरल सेफ्टी सीख रहे हैं बेसिकली। तो मैं कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हूँ, मैं अभी ऑन ड्यूटी हूँ यम्बू में, मदीना से आगे। तो मैं अभी प्रोजेक्ट पे एज अ सेफ्टी ऑफिसर हूँ इन कंस्ट्रक्शन लाइन। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे ओके। डीपली कन्फाइंड स्पेस, वर्क एट हाइट, ये जो एक्टिविटीज होती है, और निबोश आईजी से आई थिंक जो बेसिकली एक्सीडेंट इंसिडेंट इसी फील्ड में होते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में जो मोस्ट ऑफ रेटिंग आई थिंक सो। तो हम इसके हवाले से पढ़ेंगे, मतलब डीपली कंस्ट्रक्शन जी लाइन जी के हवाले से। जी जी, सब कुछ पढ़े। कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफ में हम जनरली चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये जनरल सेफ्टी के हवाले से। जनरल सेफ्टी का मतलब है कि सिर्फ लोग कंस्ट्रक्शन में ही नहीं मरते, हर जगह मरते हैं, ठीक है। आप गाड़ी से गिर के भी इंसान की मौत हो सकती है, ठीक है जी। कहीं पर जो है वो फॉर एग्जाम्पल मशीन के साथ काम कर रहा है, मशीन में कट सकता है, रीडिंग की वजह से। जस्ट दी कंस्ट्रक्शन, हम बेसिक गाइडलाइन, कन्फाइंड स्पेस क्या है, वर्क एट हाइट क्या है, प्रोटोकॉल क्या, सब कुछ वो IG2 के अंदर ही पढ़ेंगे, क्योंकि वली साहब। जी जी सर, थैंक यू थैंक यू। चलें आप। ओके जी, ओके, वेलकम वेलकम। अच्छा, तो हम आगे जी IG2 की असेसमेंट के ऊपर। तो वली साहब ने क्वेश्चन पूछा कि क्या जो रिपोर्ट है वो आप मार्क करेंगे, या जो IGC2 की जो रिजल्ट है वो आप बनाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट। लर्नर पार्टनर कोई भी रिजल्ट नहीं बनाता। निबोश के अप्रूव्ड असेसर्स होते हैं, वो खुद पेपर एक्सेप्ट भी करते हैं, चेक भी खुद करते हैं। देयर इज नथिंग टू डू विद लर्नर पार्टनर। लर्नर पार्टनर का कोई आउटकम, कोई रोल नहीं होता इन दी चेकिंग ऑफ एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपका पेपर हो, आपकी रिपोर्ट हो, दीज बोथ विल बी सबमिटेड टू निबोश, एंड दे विल मार्क योर रिजल्ट, एंड दे विल प्रोवाइड द रिजल्ट टू यू इन योर ईमेल, ठीक है। तो जब आप उनके साथ इन कांटेक्ट होंगे डायरेक्टली, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ ही शेयर करेंगे। आपके पोर्टल का पासवर्ड भी आपके ईमेल पे आता है, आपका रिजल्ट भी आपको आता है, ठीक है। तो आप को जो रिजल्ट की फीडबैक भी वो आपको शेयर करते हैं। तो सारी की सारी चीजें आपके साथ होती है, और ये निबोश का डायरेक्ट कांटेक्ट है। वो पुराना जमाना होता था जब लर्नर पार्टनर जो है वो IG3 की रिपोर्ट हुआ करते थे, उसको चेक करते थे। अब वो दौर खत्म हो गया है, तो अभी तो बड़ी इनोवेशंस आ गई हैं। तो निबोश सारा कुछ खुद चेक करता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर इसी के अंदर इंक्लूड है कि वी विल नॉट मार्क, एंड वी आर नॉट अलाउड टू प्री मार्क एनी IG2 असेसमेंट, ठीक है। और ट्रेनर्स और ट्यूटर्स और लर्नर पार्टनर अलाउड भी नहीं होते। तो मैं ओवरऑल फिर दोबारा से कंक्लूड करूंगा कि हमारे कोर्स का नाम है IGC, ठीक हो गया। IGC के हैं 2 मॉड्यूल,
एक है IG1, एक है IG2। IG1 मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी है, आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है कि हम 4 चैप्टर्स के अंदर इसको पढ़ेंगे, और इसी 4 चैप्टर का आगे लिखा हुआ है कि इसका ओपन बुक एग्जाम होगा। फिर 5 से लेकर 11 तक हमारी IG2 है, जिसके अंदर नॉइज, वाइब्रेशन, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, वर्क इक्विपमेंट, इन तमाम चीजों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, इनके अंदर इनके हैजर्ड्स कैसे हो सकते हैं साइट पर, तो इनको हम रिपोर्ट होगी। ठीक हो गया, और आप अपनी रिपोर्ट को अकॉर्डिंग फिर क्या करेंगे जी, कंप्लीट भी करेंगे। ठीक हो गया, तो इन दोनों को जब एप्लीकेशन जारी होती है, अब इंपॉर्टेंट चीज, अगर खुदा ना खास्ता, हर आउटकम का पता होना जरूरी है, खुदा ना खास्ता कोई पेपर रह जाता है, तो फिर क्या है, तो उसके लिए उसके लिए पूरा कोर्स रिपीट नहीं किया जाता। इफ यू आर फेल टू पास एनी यूनिट, IG1 या IG2, कोई भी यूनिट आपका रेफर हो गया है, यू हैव टू रीअपियर इन पर्टिकुलर फील्ड असेसमेंट। दोनों पेपर आपको दोबारा नहीं देने, जो भी असेसमेंट आपकी रह चुकी है उसके अंदर आपने दोबारा अपना आंसर जो है वो, या अपने अपने आप को रीअपियर करवाना होता है। ठीक है, तो 5 साल का टाइम होता है। आफ्टर फर्स्ट असेसमेंट अगर आप खुदा ना ख्वास्ता जो है वो असेसमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते, तो आपके पास 5 साल का ड्यूरेशन होता है। विद इन 5 ईयर्स आप कभी भी दोबारा पेपर दे सकते हैं। अगर आप 5 साल से के बाद पेपर देते हैं, तो यू हैव टू रीअपियर इन होल कोर्स, तो आपको दोबारा जो है वो बोथ पेपर जो है वो देने पड़ेंगे। ठीक हो गया, तो ये इस कोर्स का कुछ जो है वो क्राइटेरिया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें काफी लोगों के जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब क्वेश्चन आंसर सेशंस रखते हैं। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी। यस, Recording stopped. मैं आप लोगों के माइक को ओपन करता हूँ। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क। किसी का कोई भी क्वेश्चन है, दिल खोल कर पूछें। अगर सवाल नहीं पूछेंगे तो दिल के अरमान दिलों में रह जाएंगे। ठीक है, तो अरमान दिलों में नहीं रखना चाहिए, पूछ लेना बेहतर है जी। अगर आपको शर्म आ रही है तो चैट में पूछ लें, कोई बात नहीं। अगर आप चाहते हैं यार आपकी आवाज कोई ना सुन, तो आप चैट में भी पूछ सकते हैं। तो आपको क्लियर है जो कुछ मैंने बताया है? अगर मैं आपसे क्विज ले लूं तो यू विल बी एबल टू आंसर मी। जी इब्राहिम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये सारी बातें तो समझ आ गई हैं, लेकिन वालेकुम सलाम। एक चीज़ जो है मेरे जहन में आई थी कि मैंने पहले आयुष किया हुआ जी है। जी तो आयुष में जी 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 हमें एक थ्योरी उन्होंने बताई थी भोपाल डिजास्टर की। शायद जी जी। भोपाल डिजास्टर जो 1984 में हुआ था। तो हाँ हाँ, आपने केस जो स्टडीज है रिस्क मेरे पास। असेसमेंट, जी, जो आपने रिस्क असेसमेंट बताई है, तो क्या हम ऐसे जो वाक़यात हो चुके हैं उन चीज़ों से अपनी रिपोर्ट बना सकते हैं? क्योंकि ये हमारे लिए थोड़ी ईज़ी भी हो जाएगी। ऐसे नहीं हो सकता? वाकयात की इन्वेस्टिगेशन होती है, असेसमेंट नहीं होती। असेसमेंट और चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन और चीज़ है। वाकयात को हम यूज नहीं करते किसी भी असेसमेंट के अंदर। ठीक है, वाकयात और चीज़ें होती हैं, उससे हम सबक सीख सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं, वो और चीज़ है। उनको और उनसे रेलेवेंट कोई भी डेटा हम अपने रिपोर्ट के अंदर मेंशन नहीं करते। रिपोर्ट ऑन गोइंग कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें लोगों को नुकसान हो सकता है, उनसे हम उनको कैसे बचा सकते हैं उस हवाले से होती है। जो लोग मर गए हैं उनके ऊपर हम दोबारा रिपोर्ट नहीं लिखते कि भाई इनको जिंदा कैसे किया जाए। ठीक है जी। जी मैडम, यू कैन आस्क क्वेश्चन। अनम्यूट करें। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे मैं आप जी हम जो हैं वाकया के बेसिस पे या जो भी हिस्ट्री में इंसिडेंट हुआ है उसके बेसिस पे हम रिपोर्ट नहीं लिख सकते। मैं कोई करंट ऐसा है कि उसमें फायर लग सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक इंडस्ट्री में जाती हूँ, मैं देखती हूँ उनकी प्रोडक्शन हाउस जो है वो कंट्रोल पैनल के पास हो रही है, लेकिन मैं उसे एड्रेस कर सकती हूँ कि पिछले 2 टाइम जो कोरंगी में फायर इंसिडेंट हुआ था वो हुआ है कंट्रोल पैनल की वजह से था, क्योंकि उनका कंट्रोल पैनल था प्रोडक्शन में। तो मैं उस बात को रेफर कर सकती हूँ रिपोर्ट के अंदर। नहीं,
ऐसी कोई भी चीज हम रेफर नहीं करते जिससे जो पास इंसिडेंट हो, पास इंसिडेंट नहीं, जो आपने पहले सिनेरियो बताया ना कि भाई प्रोडक्शन नियर दी कंट्रोल पैनल, दिस इज बेसिकली द हैजर्ड कि आग लग सकती है। अब आपके प्रिकॉशन क्या होंगे कि भाई इन चीजों को हम कैसे कंट्रोल करें, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि इसी तरह का वाकया बल्दिया फैक्ट्री में भी हुआ था, वो चीजें आपने नहीं लिखनी। ठीक है, आप करंट सिचुएशन, जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं रूम में बैठा हूँ यार, रूम के ऊपर इधर फर्श पे पानी पड़ा हुआ है, तो दिस इज द हैजर्ड, मैं स्लिप हो सकता हूँ, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। तो मैं कहता हूँ कि भाई इसकी सफाई करें, इस एरिया को बंद करें, तो दिस इज बेसिकली दी असेसमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर हैजर्ड, कि इस हैजर्ड को हमने कंट्रोल किया ताकि कोई भी बंदा इससे नुकसान पे ना आए। तो इस तरह की चीजें जो ऑन गोइंग एक्टिविटी, मैंने देखा बिजली की तार जो है वो डैमेज है, अब बिजली की तार डैमेज होना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है भाई, करंट लग सकता है, दैट इज द हैजर्ड। मैं इसको कंट्रोल करूं कि भाई उसको हम प्रॉपर आइसोलेट कर लें, ये है बेसिकली रिस्क असेसमेंट। ठीक हो गया। कहीं पर गर्मी बहुत ज्यादा है यार, मैं बैठा हूँ, गर्मी लोगों को लग रही है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, तो गर्मी इज द हैजर्ड, पंखा चालू कर दिया तो दैट इज द कंट्रोल। तो ये जो हैजर्ड और उसका कंट्रोल होता है बेसिकली, इसको हम रिस्क असेसमेंट कहते हैं। तो आई एम श्योर यू गॉट माई पॉइंट। जी मोहम्मद, जी इब्राहिम साहब। सर ये आप ने सारा बताया, ये अच्छा ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है वो तो आप बनाना हमें जो है सिखाएंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमें ऐड करनी है, लाइक आपने अभी बताया हैजर्ड ऐड करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, फिर उसको उससे बचना कैसे चाहिए, ये सारी चीज़ें आप हमें बताएंगे टॉपिक वाइज, कि हमें एक रिपोर्ट जो है एक पेज पे अगर बनानी है तो किस टाइप से बनानी है, पहले हैजर्ड बताना है, पहले क्या बताना है, वो सारी चीज़ें जो है आप अपडेट करेंगे हम। लाजमी बात है भाई, आप पढ़ने आए हैं तो ये सारी चीजें हमारे फर्ज है आपको बताना। ठीक है, और टेंशन नहीं और लेनी है आपने आपने। जी, और आपने ये भी कहा जी कि जी, आप क्वेश्चन चाहें तो करें अभी, प्लीज। आपने ये भी कहा कि आप चाहें तो अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट बनाना, या आप एट द एंड स्टार्ट करें, आपसे कोई ये चीज़ लाजिम नहीं है, किस चीज़ पर नहीं ज़्यादा नहीं, फोकस। जब जब हम रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे उस वक्त आप बेशक स्टार्ट कर लें, अभी स्टार्ट करके क्या कर लेंगे। अभी आप पढ़ें, समझें, थोड़ा हमारे साथ बातचीत करें, गुफ्तगू करें, एक दूसरे के साथ गपशप लगाएं, फिर हम रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, पहले समझ लें कि होता क्या है, फिर उसके बाद। जी मैडम, आपका क्वेश्चन है, यू हैव रेज योर हैंड। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हम IG 2 सब कुछ पढ़ेंगे, हम सिखाएंगे, सर इसका कोई निबोश की तरफ से या लर्निंग पार्टनर की तरफ से कोई स्पेसिफिक या स्टैंडर्ड टेम्पलेट है? मैडम, पेपर का भी टेम्पलेट होता है, रिपोर्ट का भी टेम्पलेट होता है, यू हैव टू परफॉर्म एवरीथिंग इन योर टेम्पलेट। ठीक है, तो टेम्पलेट भी विल बी प्रोवाइडेड टू यू। ओके, अच्छा जी वलीद। यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन। ये जो रिस्क असेसमेंट हम जी बनाएंगे, जी, क्वेश्चन कर। जी सर, मैं अपनी कंपनी का, जैसे मैं जहाँ पे भी ड्यूटी ऑन ड्यूटी हूँ, तो आप पिक्चर्स आपको नहीं चाहिए, मतलब जैसे सेवेरिटी कितनी है, क्या रिस्क असेसमेंट है, ये जो स्टूडेंट्स है शायद इनको अभी समझ नहीं आया, या आगे क्लास में समझेंगे। तो एज ए रिस्क असेसमेंट, जैसे एक्सकेवेशन हो गया, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है, एक्सकेवेशन होगी, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होंगे, जो कुछ होगा, तो मैं आपको अपनी कंपनी का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो सबमिट करवा लूंगा। तो आप कैसे, मतलब आप मुझसे ना पिक्चर लेंगे ना कुछ, आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे? नहीं, आपकी कोई भी फील्ड की चीज इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द रिपोर्ट। ये रिपोर्ट पेपर की तरह हमने सॉल्व करनी है। जो फील्ड की रिपोर्ट होती है वो डिफरेंट होती है, इजी होती है। ये जो रिपोर्ट है ये नॉलेज है, और पेपर है, पेपर समझते हैं कि भाई आपसे चीजें पूछी जाती है, आपने आंसर करना होता है, और जो पूछने वाला होता है उसके मुताबिक आंसर करना होता है। साइट एक डिफरेंट चीज है। एक्सकवेशन हो रही है, आपको अपनी मैनेजमेंट को बताना होता है भाई मैंने तस्वीर ली है, ये देखिए ये हैजर्ड मैंने आइडेंटिफाई किए, ये जी सिवेरिटी रेड जोन में लाई कर रही है, और इसकी जो लाइकलीहुड है वो भी, वो एक अलग चीज है, वो फील्ड से रिलेटेड है। हम उन चीजों को जो है वो पढ़ेंगे कि क्या होती हैं, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, वो आपको फील्ड में काम आएंगी। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये अलग है, ये मैंने आपको बताया ना कि ये सब्जी वाले कागज की तरह है कि आपने तमाम सब्जी लेकर आनी है और टिक करनी है, दैट्स इट, और इसमें कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं है। ठीक है ना।
बेसिकली आप हमें मतलब देंगे कि भाई ये आप इसी चीज पे कोई फैक्ट्री वगैरह आप बताएंगे, उस पे हमें रिस्क असेसमेंट बना के सबमिट करना है, इसमें क्या हैजर्ड है, कंट्रोल में ये क्या चीज है, ये वो सारा हमें। ठीक है सर, चाहिए, गॉट इट गॉट इट। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। थैंक यू, गॉट इट। ओके, ओके जी, वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन है? अगर नहीं है तो हम फर्दर जो है वो चलते हैं। ओके जी, यस, यस प्लीज। सर मेरा बस जी एक मैडम, क्वेश्चन आप ये था क्वेश्चन पूछ सकती हैं। जी आई हैव सर अनम्यूटेड यू। जी सर, जैसे कभी एक मेरे पहले अभी जो हमारे क्लासमेट थे जो बोल रहे थे सर, जैसे कि हमारे अपने ऑर्गेनाइजेशन भी तो हमने बनाए हुए होते हैं कि लाइक कि हमारे क्या रिस्क हम कर सकते हैं, तो हम वो भी तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना इस रिस्क असेसमेंट के अंदर। आई डेंट गेट योर क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि वो बता रहे थे, जैसे अभी प्रीवियस जब भी पार्टिसिपेंट ने बोला कि जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, जैसे कि हम सब भी कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड हैं, तो हम अपने ऑफिस और अपनी किसी साइट का भी तो रिस्क असेसमेंट बना सकते हैं ना, लाइक उस जगह से ज्यादा फेमिलियर भी हैं और उसका हमें पता भी है कि उसकी क्या रिस्क है क्या हैजर्ड्स हैं, तो हम वो भी तो एक एज अ सिनेरियो थोड़ा सा उसे मैनिपुलेट करके हम अपनी रिपोर्ट में डाल सकते हैं आई थिंक। वो सबसे बेस्ट है, जो हम अपनी साइट के हवाले से इंफॉर्मेशन इज द बेस्ट रिपोर्ट, क्योंकि उसके हवाले से हमें बेहतरीन गाइडलाइंस हैं, हमें सारा कुछ पता होता है, तो वो बेस्ट है। उस आके यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है IG1 पेपर के हवाले से। जी जी, जी अच्छा सर, जी मैं ये जी पूछना प्लीज। चाह रहा हूँ कि उसमें हमें सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, आप बोलें। जी ओके, थैंक यू। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि IG1 का जो पेपर होगा हमारा, तो उसमें कोई ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं एक, और दूसरा ये कि हम उसमें लाइक कोई भी क्वेश्चन हम उसको कर रहे हैं तो उसको लाइक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है या उसको पॉइंट देके लिखना है, जिससे हमारे मतलब मैक्सिमम हम मार्क्स उसमें ले सकते हैं। ये सर अच्छा गाइड जी, कर रहे हैं, थैंक यू। साकिब साहब, ऑप्शनल ऑप्शनल क्वेश्चन कोई नहीं होता, आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, पहली चीज। जी दूसरा सर। इम्पोर्टेंट, तो ज्यादा कंप्रिहेंसिव होते हैं कि आपको आंसर टाइप करना होता है, बेसिकली टाइपिंग के हवाले से असेसमेंट होती है। और दूसरी जी चीज जी कि आंसर कैसे करना है, बेस्ट आंसर क्या होता है, ये हम जब लर्निंग को स्टार्ट करेंगे, जब मैं आपको असेसमेंट दूंगा तो मैं आपको फुली गाइड करूंगा कि व्हाट इज द बेस्ट जी प्रैक्टिस और किन चीजों को जी सर। अवॉइड करना है, वो सारी चीजें हम सेशन के दौरान जो है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? उसके ऊपर आपने कंफ्यूज नहीं होना। जी चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ओके, बस हिंट ये है कि बेटर इज के टू अवॉइड दी पैराग्राफ, पैराग्राफ को अवॉइड किया जाता है। आपका क्वेश्चन है तो वो हम नहीं लिखते, ठीक है? जी जी ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके जी, अच्छा, Recording in ओके। progress. Now, there's a document provided by the Cardiff Group for you. This is called the Learner Agreement document. It contains some terms and conditions that the Cardiff has with their learners, and I am going to show you what Cardiff wants and what Cardiff has prepared for you guys. So here's the document which will be provided to you as well, which contains some terms and condition regarding your fee, regarding the training, and regarding the portal or LMS. So there are some information mentioned in these term and condition. You can read it by your own, and I will also be guided to you that what Cardiff wants from their learner. So this is basically the agreement between the Cardiff and the learner. It contains some refund policies if you are enrolled with us and before the start of class you have paid an amount of registration which is around 5,000, and you want to cancel your admission and don't want to take the classes, the 5,000 will be
will not be reimbursed to you. That is some policy which is basically guided to you when you are enrolled with us. And there is something else that how much you delay your assessment. If you are with us, you have the 3 months duration. Within 3 months, you have to appear in the NEBOSH exam. That is the criteria for you guys. And if you are somehow unexpected situation comes in life, there is anything can happen with the person. If there is some unconditional issues with you, you have to inform the authority. There is a proper procedure that how will you inform if you want to delay your assessment. So there is some criteria for you that how will you tell the organization that you want to delay your assessment if there is any unexpected situation with you. You can provide in writing, you can write an email or provide some letter in which you show your concern that why you are delaying your assessment. So here's the procedure. You can read it by your own, and this will be provided to you as well, which you have to mark at during the assessments as well. And there is a third thing which Cardiff basically has the agreement with their learners. You will be enrolled in through LMS with us. There will be LMS portal which will be provided to you. You will have to register on it, and you have to mark your assessment. You have to submit your assessment basically on it. And this LMS portal will contain the recorded lecture, the lecture we are recording right now, including which will be studying in the later classes, will be uploaded to that LMS portal. You all have the access to that portal. You can read, you can explore your portal, and it will be held till 3 months after the exam, and afterwards it will be finished from you guys. And there is a contract between the organization and the learners that they will provide you the training, which I have discussed, that we will have the 66 hours of class, and everyone must ensure their participation in the class, because the daily attendance will be marked and uploaded to the Cardiff portal. You can see in your LMS as well. So there is an agreement that you all must fulfill the criteria, and at least 80% of class attendance must be available if you want to enroll your NEBOSH exam. So there is some contract. You can read it by your own, which will be provided to you in group as well, and you have to read it by your own as well. And there is some agreement between the trainer and the learners as well. The trainer has the responsibility to provide the knowledge, to provide the training, to take the classes, and achieve the possible standards of NEBOSH, which will be headed towards in our future and coming classes. And there must be some guardian responsibility. This is basically for the students which are taking class face to face, and there is some hostel rules. These all are for the students which are taking physical or face-to-face classes. Some of conditions are not for you, and the basic thing which are provided to you, which is basically the agreement between the organization and you, that you will take your classes, you have to fulfill your responsibility, you have to inform the organization if there is any process of cancellation of admission, or you are not delaying your assessment. There is whole criteria is mentioned in that particular document, which will be provided to you as well. And there will be some feedback from you people, and you have to mark it, and then at the end you have to sign it by your own. And there is something written for you in Urdu
for better understanding that no person will be heading toward their exam if he is not taking the classes. If he is failed to complete his attendance, so he will not be enrolled in the upcoming exam. So there is basically the agreement between the Cardiff and the learner. It will be provided to you in your WhatsApp group. You will have the access. You can read it by your own. And if there is anything, you can ask your coordinator about it, and she will give you the detail as well. Now, the second thing, which is most important, and that is basically the NIBOSH malpractice policy. Now, I'm showing you some points which is very important to you guys, that you have to read it by your own as well. And I will be guiding to you these policies of NIBOSH. Malpractice policy, I have discussed earlier that you are not allowed to involve in such practices which will put you in some stage where your career has no other path left for you if you are involved in such practices. Now, there is a NIBOSH malpractice policy. You can find it on the NIBOSH website. Here's the NIBOSH website. And I have downloaded the policy. And on your screen, there is a policy. You can read it by your own as well. I will then be explain to you what NIBOSH is saying to you. Basically, the two section, 12.4 and 12.5 is important for the learners. In these two sections, what NIBOSH is writing, or what NIBOSH is trying to say to their learners, they actually tell the learners about the malpractice policy and their assessment criteria, that how they assess their malpractice, and what if someone is found guilty, and what will be happen with him. These all sanctions and everything is mentioned in that particular section, which is 12.4. In this section, basically, NIBOSH said that if a person involved in malpractice policies, so if there is any conclusive evidence, NIBOSH can disqualify him, or his qualification will not be considered. There may be some cases in which the person is unintentionally using any malpractices. The NIBOSH is trying to protect this kind of person, but not compromising their compliance with the assessment criteria. If I am the learner and I somehow taken help from the internet sources, and that is not much information that I have taken from the internet, and there is conclusive evidence that because the paper is marked with the software as well, and if you found guilty in it, so the NIBOSH will not compromising his examination. They will give writing basically warning, or they will void your result. If you are involved in such practices, they can cancel your examination and can put a sanction on you. If you can be banned for up to 5 years, or permanently banned from the assessment, or any other assessment which is held by the NIBOSH. And these are written in that particular section. If someone is found guilty, so there is following section that will be taken against the learner. The first one is warning letter. You will have the email in which the NIBOSH will want you to avoid such practices if you are involved in it, and there is not much conclusive evidence. If you are involved and there is much conclusive evidence, they can deduct your marks as well. They can void the result. Your result will be marked as 0, and you have to reappear your exam as well. There is other section which is 12.5. It is very important. NIBOSH has some criteria about the assessment.
if I am the person, I have passed my exam with 49 marks, for example, and NIBOSH has the right to recheck my examination. I have received my qualification certificate, for example. I have passed my assessment and I have received my qualification certificate. And afterwards, if NIBOSH found anything during their audit procedure, if they found that my exam contains some conclusive evidence of malpractice, they can void my result. They can delete my record from their portal. They can deactivate my certificate through QR code, and maybe I have to reappear in exam. They can be done after the assessment as well, because we have some conclusive evidences from the past incidents. There was a student which have taken the 46 marks basically, and after he received his assessment, he was declared refer through their audit procedure. And there is a person who takes 49 marks, and after the result announcement, and his marks was held to 73. So there is some information that has given by the NIBOSH. You can write it by your own, and that is the requirement of NIBOSH and in their terms and condition and malpractice policy, that every learner must read these information and clear his mind that if you are involved in such practices which is not allowed by the NIBOSH, if you involve in it, you will have the sanction which was declared to you. It can be warning letter, it can be loss of your marks, it can be declaration of or disqualification from the assessment. These all are the criteria of NIBOSH. And the secondly, if you have received your certification and there is something found in your assessment, they can void your result and they can cancel your certification as well. These all things are written in these particular sections, and these are the information and must be guided to the learners and must be fulfilled by the learners. So the examination procedure must be partial and everything goes in a proper way. So these are the criteria of the learner agreement with the Cardiff and the malpractice policy of the NIBOSH for their learners that they have to fulfill. Okay. Recording stopped. So these criteria was important. अब ये सारी की सारी चीजें आप तक पहुंचाने की मेन जो बात है वो ये है कि NIBOSH की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई एट द स्टार्ट ऑफ क्लास हर बंदे को बता दें कि भाई नकल करेंगे तो फंसेंगे, और कैसे फंसेंगे वो आपको गाइड कर दिया है, ये आप पढ़ भी सकते हैं। और इस तरह का भी हो सकता है कि अगर आप पास हो जाएं, ठीक है, और अनफेयर मीन्स के जरिए आप पास हुए हैं और आप ये ऑडिट प्रोसीजर के अंदर दोबारा आपका रिजल्ट अगर डिक्लेयर हुआ है और उनको लगा यार ये चीज गलत बंदा पास हुआ है, तो वो आपको जो है फेल भी कर सकते हैं। और अगर आपने NIBOSH की बेस पर कोई जो है वो ली हुई है मेंबरशिप, तो वो उन मेंबरशिप बॉडीज को भी बता सकते हैं कि भाई बंदा जो है वो फ्रॉड करके पास हुआ है, तो वो आपकी मेंबरशिप पे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो NIBOSH की तरफ से रिक्वायरमेंट है कि हर बंदे को बता दें भाई कि अगर आपने पास होना है, अगर आप चाहते हैं कि भाई आपका आप जिंदगी में आगे बढ़ें या हेल्थ एंड सेफ्टी कैरियर को फॉलो करें, तो ये चीजें फुलफिल करना जरूरी है। बहुत आसान सी चीज है, सिर्फ ये है कि भाई चोरी नहीं करनी। ठीक है जी, तो बेसिकली इस पूरी बातों का मकसद ये है कि हमने इतने पैसे लगाए हैं, ये कोर्स लाजमी बात है आप किसी ने कमा के लगाए होंगे, किसी ने किसी से उधार लिए होंगे, तो डिफरेंट लोगों ने पैसे लेकर आते हैं। ठीक है, और हर बंदे की ये ख्वाहिश है यार कि वो अच्छे कैरियर की तरफ परसू करे, और जिस तरह के हमारे आजकल के हालात हैं, हर बंदा ये चाहता है कि वो बेटर फ्यूचर की तरफ मूव करे। तो बेटर फ्यूचर अगर चोरी से मिलता है तो ऐसे फ्यूचर से ना होना बेहतर है। तो अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ें, और ये सेफ्टी कॉज है, ये ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई बहुत जो है कोई
आपको लोग जो आपके लिए बैठे हैं, बेसिकली इट इज अ कार टू सेव समवन्स लाइफ फ्रॉम इंसिडेंट। तो ये एक बहुत बड़ा काज है आजकल के दौर के अंदर कि आप किसी की जिंदगी बचा सकते हैं। और सेफ्टी ऑफिसर ऐसे लोग होते हैं कि लोग उनसे बड़ी उम्मीदें लगाते हैं। वलीद साहब हमारी क्लास में मौजूद हैं, वो साइट पर होते हैं, तो वो इन चीजों को समझते होंगे कि यार कि सेफ्टी वालों से लोगों की उम्मीदें होती हैं। मैनेजमेंट की उम्मीद होती है यार कि बंदे को हमने रखा है तो हमारी इन्वायरमेंट को सेव करेगा। वर्कर्स की उम्मीद होती है यार ये बंदा है हमें कोई अच्छी चीज गाइड करेगा। ठीक है। तो जब आपसे लोगों की उम्मीदें हो तो उम्मीद तब फुलफिल होगी जब आपका बैकग्राउंड जिस प्रोसेस से आप होकर आए हैं वो पार्शल है, उसमें कोई बदयानती नहीं है। तो आप लोगों की बातों, लोगों को जब बात बताएंगे वो असर भी करेंगे। अगर आपने पीछे जोल जाल करके आए हैं किसी माल प्रैक्टिस पॉलिसी में या अनफेयर मीन्स के साथ, अगर आप यहाँ तक आएंगे तो ज्यादा कैरियर में आगे नहीं जा पाएंगे। क्योंकि हम सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक जात है जो देख रही है, उसको अगर मद्देनजर रखेंगे तो ये चीज अच्छी होगी। अपने बेटर फ्यूचर की तरफ जो है वो परस्यू करना है। तो आप हमारे बताए हुए जितनी भी बातें हैं उनके ऊपर अमल करें। वी विल प्रोवाइड यू गाइडेंस, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपको बेहतरीन टेक्निक्स बताएंगे, हम आपसे इतने प्रैक्टिस करवाएंगे कि आप जो है वो आंखें बंद करके भी तमाम चीजों को आसानी से समझ भी सकेंगे और लिख भी सकेंगे। ये होगा तब जब आपकी तरफ से इंगेजमेंट होगी, हमारे जो असेसमेंट है उनको फुलफिल करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे, तो ये सारी की सारी चीजें फुलफिल करना आसान होगी। अगर तो आप चीजों को जो है वो ऊपर नीचे करेंगे तो ये आपके लिए मसाइल हो सकता है। तो आई एम श्योर यू आर द मेच्योर लर्नर्स, अच्छे मेच्योर लोग हैं, क्वालिफाइड लोग हैं। मैं जो है वो आपकी क्वालिफिकेशन मैंने देखी। अ, तो हमें चाहिए कि भाई हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ग्रुप्स में बनाऊंगा तो हम एक दूसरे के साथ डिस्कशन करें ताकि हम एक बेटर एनवायरनमेंट की तरफ हों, ना सिर्फ पेपर पास करने के हवाले से बल्कि फ्यूचर के हवाले से भी कि हम क्या चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर फील्ड के लोग मौजूद हैं, उनसे हम कैसे चीजें सीख सकते हैं। ठीक है जी, जो ऑलरेडी फील्ड में काम कर रहे हैं वहां पर क्या चीजें हो रही हैं, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है जी, ताकि लोगों को डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो, डिफरेंट इन्वायरमेंट के हवाले से। कंस्ट्रक्शन में है तो वहां पर क्या हो रहा है शायद दूसरे बंदे को ना पता हो। जब इंफॉर्मेशन क्रॉस होगी तो लोगों के पास आइडिया होगा, और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने से इंफॉर्मेशन आपके पास महफूज भी रहेगी और आप उन चीजों को इनहेंस भी कर पाएंगे। तो ये चीजें कलेक्टिवली हम मिलकर इन चीजों को जो है वो गाइड करेंगे, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग भी इसमें जो है वो भरपूर साथ देंगे। यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन किसी भी हवाले से अगर है तो पूछ सकता है, एल्स वी हैव टू क्लोज आवर क्लास। और इंशाल्लाह कल जो है हम 8:30 बजे अपने चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारी एक्टिविटीज और सारी चीजें जो है वो शामिल होंगी। अब तक किसी का IG1 IG2 या किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकता है, मैं उसको आंसर करूं ताकि फिर हम अपने क्लास को एंड की तरफ लेके चलें। जी फिलहाल तो नहीं है सर कोई भी। सर एक क्वेश्चन था मेरा, राहिल बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन जी सर जी जी, ये बात है करें। जी। एक तो क्वेश्चन ये है कि सर एक तो टाइमिंग 8:30 से है, इसके अंदर सर वो ऑफ डेज क्या है, क्योंकि हम वर्किंग में हूँ मैं, तो मेरे लिए वो मैनेज करना सर उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। और पब्लिक सर हॉलीडेज या कोई संडे, ओनली संडे संडे? विल बी ऑफ। जी जी। ओके। अच्छा, और दूसरा क्वेश्चन था सर कि आईजी, ये 3 मंथ्स का टाइम है हमारे पास, IG1 और IG2 का, आफ्टर कंक्लूजन ऑफ द क्लासेस, राइट? जी जी जी। ठीक है, थैंक यू। देखिए बाज लोग होते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह फील्ड पे हैं, बाज लोग काम में मसरूफ होते हैं, किसी की शादी आ जाती है बीच में, तो उस तरह की इंफॉर्मेशन है तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आप अपना जो है वो कंसर्ट शो करें कि भाई मैं पेपर किस वजह से नहीं दे पा रहा। ठीक है, ताकि हमारे पास कंक्लूसिव एविडेंस हो कि भाई बंदे की कोई एक प्रॉब्लम है, तो वो हम जो है फिर उसके हिसाब से जो है वो चीजें जो है वो आगे चला सकें। ठीक हो गया। ओके सर। सर ओके, वैसे किसी जो और का एग्जाम है वो क्वेश्चन? तो जी जी। 6 जुलाई को है। ये 5 जुलाई को पेपर है इंशाल्लाह। अब 5 जुलाई को पेपर उसका होगा, जो इनरोल्ड हैं वो 1 मंथ पहले इनरोलमेंट करनी होती है, वो आपको मैडम गाइड कर देंगी।
वो पैसों शैसों के हवाले से इंफॉर्मेशन वो मैडम को ज्यादा पता होता है, वो आपको बताएंगी। जी मैडम आपका क्वेश्चन। आप एलएमएस का जिक्र कर रहे थे, तो सर वो लिंक आप एलएमएस वगैरह का हमसे शेयर करेंगे ग्रुप के अंदर? जी मैडम, एलएमएस का भी आपको लिंक आएगा, उस पे आपने रजिस्टर करना है खुद को, ठीक है। उसमें आपको बिग बुक्स में मिलेंगी, ठीक है। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर आपको उधर मिलेगा, वो आपका बेसिकली जिस तरह यूनिवर्सिटीज में एलएमएस होता है बिल्कुल उसी तरह ही चलेगा। ठीक हो गया, ओके। अच्छा सर, हमारा एग्जाम जो होगा वो गालिबन 9 अगस्त को होगा। जी जी, देखें एक जो ये अभी जो आपके जो क्लास है इसका एग्जाम अगस्त में हो रहा है, 9 नहीं 3 अगस्त को है मैडम, ठीक है। 3 अगस्त को पेपर है, 9 को नहीं है, ठीक है। ओके। जी जी सर मैंने तो उनसे बात की थी, उन्होंने बोला था कि एक्चुअल है तो मैंने देना एग्जाम। जी जी इब्राहिम साहब, मैंने मैंने गाइड किया ना आपको। जो एडमिशन प्रोसेस होते हैं ना, वो बेसिकली हमारी जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको ज्यादा आइडिया होता है इस हवाले से। हम ट्रेनिंग के हवाले से हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो उनके साथ रहेगी। मेरा नंबर ग्रुप में मौजूद है, मेरी पिक लगी हुई है। आप आपको कोई क्वेश्चन हो, मैडम जिन्होंने आपको ग्रुप में ऐड किया है वो कोऑर्डिनेटर है, वो आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे, ठीक हो गया। तो उनसे सर आप मैं डायरेक्टली उनसे रब्ता कर लो। कोऑर्डिनेट। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कोई भी इशू होगा तो आप मेरे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपकी क्वेरी जो है वो, अगर उन तक नहीं पहुंच पा रही तो मैं आपकी क्वेरी जो है वो पहुंचा दूंगा। तो आपकी कोई भी मसला होगा तो वो हल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है? अच्छा, मैं अगर आपसे एक दो सवाल पूछ लूँ तो खफा तो नहीं होंगे आप लोग? सर सवाल पर जी डिपेंड बिल्कुल करता है। सर। अच्छा, इमरान खान कब पकड़े जाएंगे दोबारा? सर बेबी 2 घंटे बाद फौरन। ठीक है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन थोड़ा जो कुछ पढ़ा इसी से ही होगा, हमने कौन से सियासी सवाल पूछने। मैं हम वैसे कौन सा कोर्स पढ़ रहे हैं, कोई बता सकता है? ये जो हम पढ़ेंगे कोर्स का नाम क्या है? जी जी मैडम बता दें। आईजीसी। 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 अब इसके बताने की वजह है कि एक दफा ना इंटरव्यू में हम बैठे हुए थे, तो एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि भाई जी, उससे क्वेश्चन सबसे पहला, भाई हाँ कौन सा कोर्स किया? उसने कहा निबोश का कोर्स किया। कौन सा कोर्स किया? भाई निबोश का कोर्स किया। तो उसको पता ही नहीं है भाई क्या एक्चुअली कोर्स क्या है। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है जिन्होंने आयोश किया हुआ है। अब उन्होंने कहा कि मैंने आयोश किया हुआ है। बेसिकली आयोश भी कोई कोर्स नहीं है, आयोश तो इंस्टीट्यूट का नाम है। मैनेजिंग सेफली बेसिकली कोर्स है। हमें अपनी बेसिक्स के ऊपर भी काम करना चाहिए कि कोई पूछ ले यार कि कोर्स कौन सा पढ़ रहे तो उसको हम बता सकें, ठीक है। जिन्होंने आयोश पढ़ा है तो आयोश नहीं पढ़ा, बेसिकली आयोश का कोर्स पढ़ा है जिसका नाम मैनेजिंग सेफली है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी होता है। बाज दफा अनसर्टेन सा क्वेश्चन होता है जिसको बंदा कहता है ये कोई छोटी मोटी चीजें हैं, तो बाज दफा वही चीज इंसान से भूल जाती है। तो इन चीजों के ऊपर समझे, वर्किंग करें कि भाई कोर्स का नाम क्या है, हम पढ़ क्या रहे हैं। इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने का मेन जो मकसद है वो यही है कि भाई हमें ये तो पता हो कि हम पढ़ने क्या आए हैं, ठीक है। तो अब अच्छा लगा कि आप लोग जाग रहे थे पूरी क्लास में। तो इंशाल्लाह इसी तरह इंटरेक्शन होती रहेगी। आपको थोड़ा थोड़ा तंग करूंगा मैं सवाल पूछ पूछ के, तो वो आपके लिए फायदा होगा। आप तंग अगर हो रहे होंगे तो कोई बात नहीं। वैसे भी हम एक दूसरे से दूर है, आप मुझे मार नहीं सकते, तो दूर दूर से जो कुछ कर सकते हैं वो कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो अच्छा सर। उम्मीद है। जी 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 मेरे एक भाई एक रहील, एक, आप एक क्वेश्चन कीजिए। सर एक रिक्वेस्ट थी, जी एक जी तो वो ड्यूरिंग जी जी मीटिंग